अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। अभय के पास इन्वेस्टिंग में 20 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। 2004 में पाइपर सरिका की स्थापना से पहले अभय अग्रवाल जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। अभय मल्टी बैगर शेयर तलाशने के लिए भी जाने जाते हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल ये जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं? इस पर एक व्यू। ये मेरा व्यू और हमारे फंड का व्यू भी अनुज पिछले 1-1.5 महीने से डिफेंसिव हो गया है। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो दिख रहे थे तो उनको देख के एक डिफेंसिव ओरिएंटेशन दिया है हमने पोर्टफोलियो को। और ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी जल्दी रिजॉल्व होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग तो कहेंगे जल्दी हो जाए, पर फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव इसमें मार्केट भी दो व्यूज ले रहा है इस समय, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एक कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और फेड को रेट कट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, तो मार्केट्स में वापस एक स्पाइक आ सकता है। पर जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है अनुज, मुझे लगता है कि ये एक रिमाइंडर है मार्केट्स के लिए कि नोन और अननोन इवेंट रिस्क्स हैं अगले 6 महीने में, और जो मार्केट्स ने अच्छी रिटर्न दी है उसको आप लॉक करके और थोड़ा डिफेंसिव बना लें पोर्टफोलियो, तो वो बेहतर रहेगा। ये एज अ फंड हमारा व्यू है। तो डिफेंसिव्स में इस समय आपका फिर पोर्टफोलियो का जो फ्लेवर है वो किस तरफ है? डिफेंसिव, क्योंकि एक बहुत बड़ी वाइड बास्केट है और किसी के लिए कुछ डिफेंसिव, किसी के लिए शायद अग्रेसिव हो सकता है। तो डिफेंसिव्स में आप क्या क्या पिक कर रहे हैं? जी अनुज, अगर अप्रैल में मैं देखूं तो अप्रैल में हमने अपना मिड कैप स्मॉल कैप जो है एलोकेशन पोर्टफोलियो में 75% किया था और 25% लार्ज कैप्स था। और इस समय हमने जो कैश है पोर्टफोलियो में उसको बढ़ा के 15% कर दिया है अपॉर्चुनिस्टिकली डिप्लॉय करने के लिए। लार्ज कैप्स को हमने बढ़ा के 35% किया है और मिड और स्मॉल कैप्स को हमने 50% कर दिया है। और उसमें भी उन मिड एंड स्मॉल कैप्स को जिसमें लिक्विडिटी है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्राउडेड एग्जिट्स की। मिड और स्मॉल कैप्स में एग्जिट सब करने आते हैं एक साथ और लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है कि एग्जिट मिले, तो उस रिस्क को देखते हुए हमने उसमें एलोकेशन कम किया है। सेक्टर वाइज जो लार्ज कैप्स हैं जहां पे पार्टिसिपेशन कम था इन्वेस्टर्स का, बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स सरप्राइज करेंगे थोड़ा अपसाइड पे, और ऑटो कंपनीज हैं, इनको हमने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाया है। और कॉन्ग्लोमरेट्स को भी रिकमेंडेशन नहीं है, पर जैसे रिलायंस एक स्टॉक है जो कुछ हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा ओवर द इयर्स, तो उसको हमने थोड़ा ऐड किया है। तो इस तरह से हमने पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन अपना चेंज किया है। अच्छा अभय जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। अभी आपने डिफेंसिव पे बात तो कर ली, लेकिन थोड़ा डिफेंस को देखते हैं। डिफेंस स्टॉक्स, आप एचएएल को देखिए, आज एक बार फिर से स्ट्रांग। आप बीएल को देखिए, बहुत स्ट्रांग। लोकल एक्विजिशन प्लस इन कंपनियों के पास बाहर के देशों से थोड़ा मेंटेनेंस वर्क भी काफ़ी है। आपका सर मतलब मजगांव डॉक को देख लीजिए, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है पीएसयू स्पेस में। इन स्टॉक्स पे व्यू क्या है इस वक्त? थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं क्या आप इस वक्त? वीरेंद्र जी नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं फंडामेंटली कहूंगा जो डिफेंसिव स्टॉक्स है, इंडियन पीएसयू हो या प्राइवेट कंपनीज हो, एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी है। बिकॉज देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, पर वो अपॉर्चुनिटीज अब प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जो अभी सरकार है उसका भी ये सोचना है कि डिफेंस पे हम जितना ज्यादा स्पेंड लोकली करें, अपनी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म की मूव है ये। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो रिसेंट रैली हुई है इन स्टॉक्स में, उसमें काफी अच्छी रिटर्न्स बन गई है बहुत शॉर्ट टर्म में। तो एलोकेशन बढ़ाने की बजाय मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और रीडिप्लॉय करना चाहिए ऐसे सेक्टर्स में जहां पे अभी इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है।
और इन स्टॉक्स को रखे पोर्टफोलियो में, पर एलोकेशन बढ़ाए ना, बल्कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। ये मेरा कहना है। लॉन्ग टर्म में मिलेगा, अच्छी रिटर्न मिलेगी, पर अभी मुझे लगता है कि इनके बनिस्बत दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। जैसे आप एग्रोकेम सेक्टर को देख लें, कुछ नहीं हुआ है वहां पे, लोग भी मल्टीपल पे चल रहे हैं, तो वहां पे स्टॉक रीरेट हो सकते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। जी, मीनवाइल निफ्टी डे हाई पर है, याद रखिएगा। निफ्टी 19,610 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ और ओपनिंग के वक्त 9:15 से लेकर 10:10 के बीच में ये बड़ा परिवर्तन जो है वो है निफ्टी आईटी, जो इंडेक्स करीब 80 अंक नीचे था, अब 105 अंकों पर। तो निफ्टी आईटी का एडवांटेज मिलता हुआ। बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है 0.45%, लेकिन निफ्टी बैंक का जो स्विंग, मतलब निफ्टी आईटी के मद्देनजर अब 0.51% का स्विंग हो गया है निफ्टी में। अच्छा अभय जी, आप जब इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत हैं, बातचीत कर रहे हैं, आज ऑटो में बड़ा अच्छा मूव है। हाउस व्यूज आपने कुछ रिसेंटली देखे ही होंगे, टाटा मोटर्स को लेकर आज काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हाउस व्यू आया है। सर आपका व्यू इस वक्त ऑटो में, और अगर कंफर्टेबल हो किसी स्पेस से बात करने में, आई मीन चाहे वो बैटरी स्टॉक्स हो, चाहे वो टायर स्टॉक्स हों, या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, खास किसी स्पेस पे जो आपका जोर हो तो वो बताइएगा प्लीज़। जी वीरेंद्र जी, दो स्पेसेस हैं इसमें जहां पे फोकस है। एक तो पैसेंजर व्हीकल्स में काफी समय से हम देख रहे हैं अच्छी डिमांड है। जो नई लॉन्चेस हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं मार्केट में। कस्टमर्स पे ईएमआईज का इतना प्रेशर नहीं, क्योंकि ईएमआईज बढ़ी नहीं है। तो और चैनल चेक जितने हमने किए उसमें पता चल रहा है कि फेस्टिव सीजन के लिए स्टॉकिंग अच्छी है। इस दिवाली के लिए डीलर्स कंपनी से मांग रहे हैं व्हीकल्स, और जो इन्वेंट्री लेवल है वो वापस 45 दिन के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले 2-3 साल में हमने 27 से 30 दिन का देखा था। तो पैसेंजर व्हीकल में डिमांड अच्छी लग रही है। और इसमें एक चीज और भी हो रही है वीरेंद्र जी की, जो स्लाइटली एक्सपेंसिव है, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक मार्केट में पहले वॉल्यूम्स आते थे एकदम एंट्री लेवल कार्स के, अब वहां से कस्टमर प्रेफरेंस शिफ्ट होकर थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स पे जा रहा है, छोटी एसयूवीज, एंट्री लेवल एसयूवीज। तो वो एक सेगमेंट मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा और कंपनीज के रिजल्ट्स में अच्छे रहेंगे, जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में है। दूसरा हम देख रहे हैं टू व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसेस काफी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि बैटरी प्राइसेस गिरे हैं एक्चुअली। तो 67% ड्रॉप है लिथियम आयरन कमोडिटी में चाइना में, तो उसकी वजह से बैटरी अफोर्डेबल हो रही है और ईवी के प्राइसेस काफी स्टेबलाइज हैं इस समय। तो जो कंपनीज ईवी पे फोकस कर रही हैं, डेफिनेटली उनको एक वॉल्यूम पिकअप मिल रहा है। और तीसरा स्पेस इसमें है फार्म इक्विपमेंट का वीरेंद्र जी, जो ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं, इसमें भी अच्छी डिमांड है इस समय, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पे लेंडर्स का बहुत फोकस है, फार्मर लेंडिंग एनबीएफसीज के थ्रू, और गवर्नमेंट का भी, आरबीआई का भी काफी फोकस है टू, जैसे वो कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा था, फ्रिक्शन फ्री लेंडिंग टू फार्मर्स। तो वो एक पीएसयू बैंक के थ्रू, एनबीएफसीज के थ्रू फार्मर्स को पैसा मिल रहा है, और वो काफी ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट में जा रहा है। तो ये जो 3 स्पेस है, इसमें जो भी लीडिंग कंपनीज है वो हमने ऐड करी हैं अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली, और मुझे लगता है ये अच्छा प्ले आउट होगा अगले 1-2 साल में। ओके अच्छा, अब अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। टीसीएस और इन्फोसिस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक वाइज, भले ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, खासतौर से इन्फोसिस का। लार्ज कैप आईटी में अब क्या व्यू बन रहा है आपका? लार्ज कैप आईटी अनुज काफी टाइम से हमने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है, और उसका एक रीजन ये है कि एट ग्लोबल लेवल हम देखें तो लार्ज डील्स जो हैं वो इतनी रेम्यूनरेटिव नहीं रह गई है। जो प्राइसिंग है अंडर प्रेशर है। जो टिपिकल पुराना ईबिट मार्जिन जिसपे इन्फोसिस, टीसीएस तो 24%, 25% के ईबिट मार्जिन पे काम करता था, टीसीएस 22% पे, वो मार्जिन अंडर प्रेशर है। और अभी आपने एक्सेंचर की भी रिजल्ट्स देखे, गाइडेंस देखी, तो जो गाइडेंस उन्होंने भी कट की है अपने ग्रोथ की। तो ये जो पूरा सेक्टर है ग्लोबली एक स्लोडाउन से गुजर रहा है, और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जैसे $200 मिलियन और उसके बड़े जो हैं वो रेम्यूनरेटिव नहीं रह रही है। एक पर दूसरी समय एक अच्छी बात यह है कि जो एट्रिशन रेट्स है वो कम हो रहे हैं, और इस क्वार्टर में हम देखेंगे एट्रिशन रेट्स डेफिनेटली 16-17% के आसपास आ जाएंगे, जो पीक टाइम पे 35% तक पहुंच गए थे। तो एक कॉस्ट साइड पे बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को। पर मैं देखना चाहूंगा कि इनकी कमेंट्री क्या है न्यू क्लाइंट एडिशन और
बिग डील्स, बिग विंस के बारे में। जब तक एक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ग्रोथ इज बैक, कम से कम 5-8% का ग्रोथ का आप गाइडेंस दे सके डॉलर टर्म्स में, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनके वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। ओके, चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर, और जब वापस